नमस्कार साथियों, आज की क्लास हम प्रारंभ करेंगे करतल की परिचय से। करतल का मतलब होता है ये जो आपकी हथेली है ना, इसी की बात चल रही है। इसी हाथ की हम बात कर सकते हैं, यही है हमारा करतल। हथेली को ही बोलते हैं करतल। इसके परिचय से प्रारंभ करेंगे, फिर कुछ और टॉपिक्स भी इसी वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हाथ के कितने मुख्य भाग होते हैं। देखो आपके हाथ के ना दो भाग होते हैं। पहला होता है करतल पृष्ठ, यानी कि पाम सरफेस, यानी कि ये वाला पार्ट जो आप आगे देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा होता है हस्त पृष्ठ। हस्त पृष्ठ का मतलब होता है बैक ऑफ द हैंड, ये वाला पोर्शन, ठीक है। अब चलिए यहां पर आ जाते हैं। देखो करतल पृष्ठ का मतलब है ये हाथ के अंदर वाला भाग होता है। यहाँ रेखाएं जैसे जीवन रेखा है, मस्तिष्क रेखा है, हृदय रेखा है, ये सब पाई जाती है। तो यहीं पर है आपकी जीवन रेखा हो गई, बीच में मस्तिष्क रेखा हो गई, ये हृदय रेखा हो गई। तो ये सब जो है करतल पृष्ठ पर पाई जाती है, ये हमें याद रखना है। इस भाग को सामान्य भाषा में हथेली कहते हैं। हस्तरेखा शास्त्र में या अगर हम बात करते हैं तो इसी भाग का अध्ययन अधिक किया जाता है। हम लोग पीछे का अध्ययन बहुत कम करते हैं, हम मेनली जो है वो अंदर का ही अध्ययन करते हैं। इसी में उंगलियों की दिशा वाला जो भाग है या हिस्सा है उसे अग्रभाग हम कहते हैं। तो ये हो गया इसका अग्रभाग, उंगलियों वाला हिस्सा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। इसी भाग का अध्ययन अधिक किया जाता है। इसमें उंगलियों की जो दिशा वाला हिस्सा है उसे हम अग्रभाग कहते हैं। अब आ जाता है हस्त पृष्ठ, यानी कि बैक ऑफ द हैंड। देखो हस्त पृष्ठ हाथ का बाहरी भाग होता है, बाहरी भाग होता है, यानी कि ये वाला भाग। यह वह हिस्सा है जो हाथ को सीधा रखने पर ऊपर की ओर दिखाई देता है। इस भाग में त्वचा अपेक्षाकृत पतली होती है। आप देखो यहाँ की स्किन मेरी मोटी है और यहाँ की स्किन काफी ऐसे ये पतली सी रहती है, ये ठीक है। तो अपेक्षाकृत ये पतली रहती है, इसीलिए नसें और हड्डियां उन सबकी संरचना जो है यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। आगे देखिए, हाथ का आकार, लंबाई, चौड़ाई, आकृति, रंग और उसका झुकाव, हाथ के अंगों की बनावट, ग्रहों की दशाएं मतलब कैसी चल रही है आपकी, आदि सभी कुछ सोचकर एक हस्तरेखाविद अपना कार्य शुरू करता है। तो मतलब जैसे कोई हाथ, हस्तरेखाविद कौन हुआ, जो हाथ देख रहा है। तो ऐसा व्यक्ति जो हाथ देखता है तो वो देखता है कि भाई हाथ कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, उसकी आकृति कैसी है, उसका झुकाव कैसा है। किसका झुकाव होगा? आपकी उंगलियों का झुकाव होगा, आपके अंगूठे का झुकाव होगा, तो उसके झुकावों को देखता है। ग्रहों की दशा कैसी है, मतलब हाथ में ये देखो, यहाँ पे ये बृहस्पति का पर्वत हो गया, तो यही तो ग्रह है हमारे। ये शनि ग्रह हो गया, यहाँ पे सूर्य ग्रह हो गया, यहाँ पे बुध ग्रह हो गया, ये शुक्र का ग्रह हो गया, मंगल हो गया। तो ग्रह कैसे बैठे हुए हैं, कोई ग्रह पे नेगेटिव साइन है, कोई पॉजिटिव साइन है, उन सब चीजों को देखकर एक हस्तरेखाविद जो है वो आपके हाथ का अध्ययन करता है। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या है। उंगलियों का परिचय। देखो पहली उंगली, पहली उंगली जिसे आप तर्जनी भी कहते हैं, बृहस्पति की उंगली भी कहलाती है। हमने पिछली वीडियो में भी सीखा था ये कि ये जो है ये बृहस्पति की उंगली है, इसी को आप तर्जनी उंगली भी कहते हो। इसके नीचे का उभार, यानी कि ये वाला पोर्शन, इसके नीचे का उभार माने ये वाला पोर्शन, पहली उंगली के नीचे का उभार, ये वाला पोर्शन है, ये आपका बृहस्पति का पर्वत कहलाता है। और ये जीवन रेखा से ऊपर अर्थात उंगलियों की ओर होता है। ये जीवन रेखा है आपकी, अगर आपको दिख रही हो तो ये वाली गोल जो जा रही है ये जीवन रेखा है, और ये जस्ट इसके ऊपर वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन। चलिए आगे बात करते हैं। दूसरी उंगली, यानी कि हमारी ये वाली मध्यमा फिंगर, दूसरी उंगली शनि की उंगली कहलाती है। इसके नीचे शनि पर्वत होता है। टॉमी ने बात कर ली, इसके नीचे ये शनि पर्वत होता है। इसे मध्यमा उंगली भी कहते हैं, इसे इंडेक्स फिंगर भी कहते हैं, सॉरी इसे मिडिल फिंगर भी कहते हैं, ठीक है। इंडेक्स हो गई आपकी फर्स्ट फिंगर। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट में है तीसरी उंगली, यानी कि आपकी ये वाली उंगली सूर्य की उंगली कहलाती है। इसके नीचे सूर्य का पर्वत होता है। इसे अनामिका उंगली भी कहते हैं, अपोलो फिंगर भी बोलेंगे, अनामिका भी बोलेंगे, सूर्य की फिंगर भी बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं चौथी उंगली। चौथी उंगली का निश्चय, यानी कि छोटी वाली उंगली कहलाती है। आपकी जो सबसे छोटी वाली फिंगर होती है ये वाली, इसकी बात चल रही है। अब यहाँ पे ये बुध की उंगली कहलाती है। इसके नीचे जो उभरा हुआ स्थान है, यानी कि ये वाला पोर्शन, ये आपका बुध का ग्रह कहलाता है। हृदय रेखा से ऊपर बुध ग्रह होता है, यानी कि हार्ट लाइन, ये जो आपकी जारी होती है ये हार्ट लाइन है। इसके जस्ट ऊपर यहाँ से, ये हार्ट लाइन यहाँ से स्टार्ट है, तो ये जस्ट यहाँ पे ये बुध का पर्वत होता है। हृदय रेखा से ऊपर बुध ग्रह तथा हृदय रेखा के नीचे यहाँ पर उदर्भ मंगल होता है, यहाँ पर, ठीक है, हृदय रेखा के यहाँ पर, ये देखिए। चलिए आगे देखते हैं। इस मंगल की नीचे कलाई की ओर लंबा और उभरा स्थान चंद्रमा का है। तो ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये आपका पूरा चंद्रमा का स्थान होता है, ठीक है। अंगूठे के नीचे शुक्र का क्षेत्र होता है, तो अंगूठे के जस्ट नीचे ये वाला पोर्शन जो है ये शुक्र का क्षेत्र है। यहाँ पर इसके भी मंगल ही होता है, लेकिन ये वाला जो उठा हुआ पोर्शन है ये आपका पूरा शुक्र का क्षेत्र होता है। अंगूठे के नीचे शुक्र का क्षेत्र होता है तथा उसके बगल में निम्न मंगल होता है। तो हमने बात करी थी, देखो ये है उच्च मंगल और यहाँ पर है निम्न मंगल, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं अंगूठा।
अंगूठा इच्छा शक्ति का प्रतीक माना जाता है। जिस व्यक्ति का अंगूठा जितना स्ट्रांग होगा, जितना बड़ा होगा, स्ट्रेट होगा एकदम, तो वो बहुत स्ट्रांग अंगूठा होता है। हाँ, लोच लिए हुए हो तो बहुत अच्छा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और लेकिन अंगूठा जितना बड़ा होता है, स्ट्रांग, उसके अंदर पावर जितनी दिखाई देती है, बस ये समझ लीजिए व्यक्ति भी उतना ही स्ट्रांग, उसकी इच्छा शक्ति भी उतनी ज्यादा स्ट्रांग। आप बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज के हाथ देखिएगा, आपको हमेशा अंगूठे उनके बहुत बड़े और बहुत स्ट्रांग दिखाई देंगे। उनके अंदर अंगूठे में ही आपको एक पावर दिखाई देती है। ठीक है, यदि अंगूठा बहुत ज्यादा झुका हुआ हो, कमजोर हो, तो निर्णय शक्ति बहुत कमजोर हो जाती है। अब किसी व्यक्ति का अंगूठा बहुत ही मरगिल्ला सा, बहुत ही कमजोर सा होगा, तो इच्छा शक्ति भी उसकी ऐसे ही डाउन होगी। एक फैक्ट बताती हूँ आपको, जब कोई व्यक्ति ना मरने वाला होता है, तो आप देखना धीरे धीरे उसका अंगूठा ना उसकी हथेली की तरफ ऐसे गिरता चला जाता है। जितनी व्यक्ति की देखो जीने की इच्छा शक्ति खत्म, लाइफ में कुछ भी करने की इच्छा शक्ति खत्म, तो क्या होगा, ये ऐसे गिरता चला जाएगा, ये बहुत वीक हो जाता है व्यक्ति का। तो हथेली की तरफ गिरता हुआ अंगूठा इसीलिए अच्छा नहीं माना जाता। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे हमारा शरीर कितने तत्वों से मिलकर बना है। तो हमारा शरीर जो है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है। कौन कौन से 5 तत्व हैं? भूमि, जल, पावक, ठीक है, गगन और समीरा। चलिए आगे देखते हैं। तत्वों के आधार पर हाथों को कितने भागों में बांटा जाता है? तो तत्वों के आधार पर आप हाथ को 4 प्रकार से बांट सकते हो। हम कहेंगे अर्थ हैंड, एयर हैंड, फायर हैंड और वाटर हैंड। इस तरह से हमने हाथों को 4 प्रकारों में बांट लिया। हो सकता है कि आपका हाथ अर्थ हैंड हो सकता है एयर हैंड हो सकता है फायर हैंड हो सकता है वाटर हैंड हो। आगे हम ये भी पढ़ेंगे धीरे धीरे कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, कैसे आप समझेंगे कि आपका हाथ जो है वो अर्थ हैंड है या एयर हैंड है या फायर हैंड है या वाटर हैंड है। ये भी चीजें हम समझेंगे। अभी फिलहाल इतना याद रखना है कि तत्वों के आधार पर हाथों को कितने भागों में बांटा जाता है? 4 प्रकारों में। अब हथेली की उंगलियों के नाम, अभी हमने हथेली की उंगलियों के नाम पढ़ ही रखे हैं कि तर्जनी जो है उसे गुरु की उंगली कहते हैं, मध्यमा को शनि की कहते हैं, अनामिका को सूर्य, कनिष्ठा को बुध की उंगली, अंगूठे के नीचे शुक्र, पास में मंगल। आगे चलते हैं। बुध पर्वत के नीचे ये ऊर्ध्व मंगल है और हथेली के मध्य यहाँ पर हथेली के मध्य के पास राहु भी होता है। हथेली के मध्य के पास राहु का क्षेत्र भी होता है। मणिबद्ध यानी कि यहाँ पर जो रेखाएं कलाई पर होती है मणिबद्ध, इसके पास ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र होता है, यहाँ पर क्षेत्र होता है केतु का। और मणिबद्ध रेखाएं कलाई के पास होती हैं। आपकी यहाँ पर रेखाएं आपको मिलेंगी। यूजुअली मैंने जो देखा वो पाया चेनदार रेखाएं ज्यादा होती हैं यहाँ पर लोगों के। ठीक है, अब हथेली की सभी रेखाओं के नाम लिखिए। तो आपकी हथेली में जो मेन रेखाएं वो हमने नाम दे रखे हैं यहाँ पे, जैसे भाग्य रेखा हो गई, मस्तिष्क रेखा हो गई, हृदय रेखा हो गई, जीवन रेखा हो गई। तो ये हमारी मुख्य रेखाएं होती हैं। चलिए इसमें देख लेते हैं, ये बहुत अच्छे से दे रखा है यहाँ पे। ये देखो, ये जो रेखा जा रही है, ये वाली रेखा, ये हो गई व्यक्ति की हृदय रेखा। ठीक है, ये जो रेखा जा रही है ये होती है व्यक्ति की मस्तिष्क रेखा। ये जो रेखा जा रही है ये होती है उसकी जीवन रेखा। ये जो रेखा जा रही है ये है व्यक्ति की भाग्य रेखा। अब देखो भाग्य रेखा ना मैंने यहाँ से बनी हुई है ये। ठीक है, हो सकता है आपकी भाग्य रेखा मंगल के क्षेत्र से जा रही हो सकता है आपकी भाग्य रेखा चंद्र के क्षेत्र से जा रही हो सकता है यहां से निकल रही हो। मतलब कोई भी रेखा, ध्यान दीजिएगा, कोई भी रेखा जो शनि के पर्वत की तरफ बढ़ती है वो भाग्य रेखा है। अब हमें ये देखना होता है कि भाग्य रेखा का उदय कहाँ से हो रहा है, मेरी भाग्य रेखा प्रारंभ कहाँ से हो रही है। किसी किसी की भाग्य रेखा मैंने देखी कहाँ से प्रारंभ है, मस्तिष्क रेखा से ही प्रारंभ है। बड़ा लेट भाग्योदय होता है ऐसे लोगों का। ठीक है, किसी किसी की तो बिल्कुल ही हृदय रेखा से ही यहीं से प्रारंभ है, पीछे है ही नहीं, और लेट समझ लीजिए। धीरे धीरे हम इसके टाइम पे भी बात करेंगे कि कहाँ से क्या एज कैसे कैलकुलेट करते हैं। भाग्य रेखा पे एज बहुत अच्छे से कैलकुलेट हो जाती है, बहुत आसानी से पता लगाया जा सकता है कि व्यक्ति का भाग्य किस एज में उदय होगा। जैसे जैसे जिस एज में आपकी भाग्य रेखा ना डाउन जाती है, जिस एज में डाउन का मतलब होता है फीकी पड़ रही है, टूट रही है, या उसके ऊपर कोई नेगेटिव साइन आ रहा है, तो वो टाइम आप लोगों के लाइफ में खराब जाता है। वहीं यहाँ पर मान लो कि किसी की भाग्य रेखा, चलो मैं यहीं से बनाती हूँ, एक के साथ साथ बिल्कुल बारीक में एक सह रेखा भी चल दे तो ये उसको सपोर्ट करती हुई लाइन होती है, वो टाइम हमारा अच्छा जाता है। जितनी मजबूत भाग्य रेखा ऑब्वियस सी बात है टाइम उतना अच्छा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। गुरु का क्षेत्र, शनि का क्षेत्र, सूर्य बुध, ये भी हमने समझ लिए। चलो आगे देखते हैं। ये शुक्र का क्षेत्र है, चंद्र का क्षेत्र है, स्वास्थ्य रेखा ये यहाँ से स्वास्थ्य रेखा जा रही है। अच्छा, स्वास्थ्य रेखा, व्यापार रेखा, इस पे भी हम बात करेंगे। व्यापार रेखा भी बहुत ज्यादा इसको बोला जाता है। क्या डिफरेंस होगा कैसे देखेंगे वो थोड़ा सा डेप्थ में जब हम आगे बढ़ेंगे तब देखेंगे इन चीजों को। बुध की तरफ जाता है। अब किसी के हाथ में स्वास्थ्य रेखा हो तो अच्छा, ना हो तो उससे भी अच्छा। क्यों? क्योंकि अगर ये टूटी फूटी हुई तो ये खराब रिजल्ट ही देती है। अगर किसी के हाथ में है लेकिन टूटी फूटी है, चेनदार है या बहुत खराब सी हो रही है, तो ये रेखा बहुत खराब इफेक्ट देती है, फिर वहां स्वास्थ्य बहुत खराब हो जाता है। वहीं अगर ये है ही नहीं, हाँ, तो बेटर है, वो स्थिति से बेटर है कि
है और बहुत खराब है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये देखो यहाँ पर मणिबद्ध रेखाएं होती हैं। चलिए यहाँ पर पढ़ लेते हैं। सूर्य रेखा को सन लाइन भी बोलते हैं, अपोलो लाइन भी बोलते हैं, बुध को हम मर्क्यूरी लाइन भी बोलते हैं, है ना। बुध रेखा जो अभी हमने पढ़ी स्वास्थ्य रेखा के नाम से, ठीक है, वो मर्क्यूरी लाइन आपकी हेल्थ लाइन भी हो गई। विवाह रेखा, मैरिज लाइन्स, यूजुअली हम इनको यहाँ देखते हैं इस तरह से, जो छोटी छोटी रेखाएं यहाँ पर होती हैं इस वाली फिंगर के नीचे, ये होती है हमारी विवाह रेखाएं। संतान रेखाएं इन्हीं के ऊपर इस तरह से खड़ी हुई रेखाएं आ जाती हैं, वो संतान रेखाएं होती हैं। धन रेखा और यात्रा रेखाएं, ट्रेवल लाइंस भी होती हैं। कंगन रेखा, हम धीरे धीरे पढ़ेंगे एक एक करके कि भाई ये रेखाएं कहाँ होंगी हाथ में, कैसी होंगी। धन रेखा तो सबको चाहिए होती है हाथ में, भाग्य रेखा को भी धन रेखा कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा कि बहुत जगह आप पढ़ेंगे धन रेखा, वो भाग्य रेखा को ही धन रेखा भी कहते हैं। अच्छा, कंगन रेखा हो गई, ब्रेसलेट लाइन जैसे बोल रहे हैं, मणिबद्ध रेखाएं हैं, शुक्र वल्य बनता है इस तरीके से हाथ में। गुरु रेखा हो गई, मंगल रेखा हो गई, धीरे धीरे करके हम इन रेखाओं को भी पढ़ेंगे, अभी हमने नाम पढ़ लिए। अच्छा, अब अगला टॉपिक क्या आ रहा है हमारा, मस्तिष्क, ब्रेन का मूल परिचय। मानव मस्तिष्क के मुख्यतः दो भाग होते हैं। एक होता है हमारा बायां मस्तिष्क, यानी कि लेफ्ट जो है हेमिस्फीयर हम कह सकते हैं मस्तिष्क का, और दायां मस्तिष्क। अब अर्धनारीश्वर सिद्धांत, यानी कि आधा पुरुष आधी स्त्री, हम सब का हिसाब किताब बिल्कुल वैसे ही बना हुआ है। हर व्यक्ति में स्त्री और पुरुष दोनों ही प्रकार के गुण पाए जाते हैं। ये प्रतीकात्मक रूप से अर्धनारीश्वर की तरह है, यानी संतुलन। हमारे अंदर पुरुष के भी गुण पाए जाते हैं, स्त्रियों के भी गुण पाए जाते हैं। तो ये अर्धनारीश्वर सिद्धांत के ऊपर ही कहीं ना कहीं आधारित है। इसका अर्थ हुआ कि कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से केवल तर्कशील या केवल भावात्मक नहीं हो सकता। स्त्रियों को कहा जाता है कि वो बहुत इमोशनल होती हैं, भावात्मक होती हैं। पुरुषों को कहा जाता है कि जनरली वो बहुत ज्यादा तर्कशील होते हैं। बट ऐसा नहीं होता किसी एक ही व्यक्ति में वो एक तो बिल्कुल ही भावात्मक होगा, एक बिल्कुल ही तर्कशील होगा, ऐसा नहीं होता। हमारे अंदर दोनों क्वालिटीज पाई जाती हैं, बस उसी का संतुलन किया गया है, उनमें दोनों गुण मौजूद होते हैं। मस्तिष्क और शरीर का क्रॉस कंट्रोल होता है। क्रॉस कंट्रोल कैसे, ऐसे अभी बताती हूँ। देखो, राइट ब्रेन शरीर के लेफ्ट भाग को नियंत्रित करेगा और लेफ्ट ब्रेन शरीर के राइट भाग को नियंत्रित करता है। तो राइट ब्रेन है तो मेरे पूरे लेफ्ट पोर्शन को दिखाएगा। एक तरीके से मान लो कि भगवान ना करे, लेकिन किसी का अगर राइट साइड खराब होगा तो उसकी बॉडी का लेफ्ट साइड बिल्कुल पैरालाइज हो जाता है। कई बार ऐसे ये वाला साइड काम नहीं करेगा तो ये वाला साइड पैरालाइज होता है, तो वो क्रॉस में काम करता है। तो राइट ब्रेन शरीर के लेफ्ट भाग को नियंत्रित करता है, वही लेफ्ट ब्रेन जो है शरीर के राइट भाग को नियंत्रित करता है, यानी कि नियंत्रण जो है वो पूरी तरह से उल्टा होता है। यदि किसी का राइट साइड पैरालाइज्ड हो जाए तो समस्या कहाँ ढूंढी जाएगी, लेफ्ट ब्रेन में, क्योंकि वो क्रॉस में काम कर रहा है। हाथ जोड़ने वाला टेस्ट किस तरीके से, जब आप अपने दोनों हाथों की उंगलियों को पास में लाते हैं और ऐसे फंसाते हैं, फिर देखो आपका कौन सा अंगूठा है। मेरा जैसे, मेरा तो लेफ्ट वाला ऊपर आ रहा है, ठीक है। अब आपका हो सकता है राइट वाला अंगूठा ऐसे ऊपर आता हो, मुझे तो बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा है ऐसा रखना, हो सकता है आप कंफर्टेबल हो, तो नेचुरली किसी से कराइए एक्टिविटी और ऐसे मिलवाइए और देखिए कि कौन सा ऊपर आ रहा है। जो ऊपर आ रहा है उसके क्रॉस करके देखिए, उसका वो वाला साइड ब्रेन का ज्यादा एक्टिव होता है। यदि आप दोनों हाथों को, उंगलियों को आपस में फंसाते हैं, तो यदि दायां अंगूठा ऊपर आता है तो आपका लेफ्ट ब्रेन ज्यादा सक्रिय है, राइट। तो मेरा तो उल्टा जो हाथ है उसका अंगूठा ऊपर आ रहा है, यानी कि मेरी सीधी साइड जो है वो ज्यादा सक्रिय है, ज्यादा एक्टिव है। और यदि बायां अंगूठा आता है तो राइट ब्रेन ज्यादा एक्टिव है। चलो आगे देखते हैं। ये एक सामान्य व्यवहारिक संकेत है कि आपका कौन सा ब्रेन एक्टिव है। ये एक्टिविटी तो आप अपने घर में, घर वालों के साथ, सबके साथ करके ट्राई कर सकते हैं। अब वॉलेंट्री एंड नॉन वॉलेंट्री क्रियाएं क्या होती है, अभी लेफ्ट और राइट ब्रेन का भी आएगा कि किसका कौन सा एक्टिव है, सो डोंट वरी, उसके क्या प्रभाव होते हैं वो भी हम अभी पढ़ेंगे। देखो, वॉलेंट्री एंड नॉन वॉलेंट्री क्रियाएं क्या होती है। वॉलेंट्री का मतलब होता है स्वैच्छिक क्रियाएं जो आप जानबूझ के करते हो। जैसे लेट सपोज मैं भी हाथ इधर उधर हिला रही हूँ, तो ये मैं मेरा तो एक तरीके से मैं मेरी मर्जी से हिला रही हूँ, राइट, मेरी मर्जी से चल रही है ये वाली क्रिया। अगर मैं लिख रही हूँ कुछ तो मेरी मर्जी है इसमें, है ना। अगर मेरा मन नहीं है तो मैं नहीं लिख रही हूँ। तो ये होती है वॉलेंट्री क्रियाएं जिसको आप अपनी इच्छा से करते हो, स्वैच्छिक क्रियाएं जिसे हम बोलते हैं। तो हमारा चलना हो गया, उठना हो गया, लिखना हो गया, बोलना हो गया, ये सब स्वैच्छिक क्रियाएं हैं, आप अपनी इच्छा से करते हैं। वहीं अगर मैं नॉन वॉलेंट्री क्रियाओं की बात करूं तो अस्वैच्छिक क्रियाएं हो गई, यानी कि जो अपने आप होती रहती हैं। जैसे अगर मेरे दिल की धड़कन है तो अपने आप चल रही है, मैं थोड़ी ना कह रही हूँ कि चलो, या मैं कहूंगी भाई प्रभु थोड़ी देर आराम कर लो हृदय, तो फिर तो परमानेंट आराम हो जाएगा। तो ये होती हैं नॉन वॉलेंट्री क्रियाएं, यानी अस्वैच्छिक। जैसे कि आपका खाने का पचने का प्रोसेस है। अब मैं कहूँ मैंने खाना खाया है, ए शरीर आज खाना मत पचाओ, तो ऐसा हो नहीं सकता, ये मेरी इच्छा के अनुसार नहीं होगा। अगर मेरा खाना अंदर गया है तो वो स्वयं पचने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, दाहिनी और बाईं नासिका, सूर्य और चंद्र सिद्धांत, स्वर ज्योतिष, स्वर विज्ञान। देखो, राइट नॉस्ट्रल्स को हम बोलते हैं, राइट नॉस्ट्रल को आप क्या बोलेंगे, मेरी तो राइट साइड ये है,
तो ये सूर्य की ऊर्जा को दिखाती है, और वहीं लेफ्ट नॉस्ट्रल जो है वो आपकी चंद्र यानी शांति को दिखाती है। लेफ्ट ब्रेन के गुण, जी हाँ, इसी की बात मैं कर रही थी कि अगर किसी का लेफ्ट ब्रेन एक्टिव है, देखो मेरा तो राइट ब्रेन एक्टिव है, अभी मैं लेफ्ट की बात बताती हूँ। अगर आपका लेफ्ट ब्रेन एक्टिव है तो आपको क्या क्वालिटीज दिखाई देगी, यानी कि अंगूठे वाले टेस्ट में आपका राइट अंगूठा ऊपर आया है तो आपको ये क्वालिटीज मिलेंगी। आप मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे हो सकते हो, आप लॉजिक्स बहुत अच्छे दे सकते हो किसी भी चीज के, आपका कॉन्शियस माइंड जो चेतन मन है वो बहुत ज्यादा सही काम करता है, ठीक है। आपकी सोच बहुत तर्क संगत होगी, आपके निर्णय बहुत ही प्रैक्टिकल होंगे, बहुत व्यवहारिक होंगे, आप चीजों को एनालाइज करके प्रैक्टिकली निर्णय लेते हो, आप बहुत इमोशनल नहीं होते हो, दिमाग आपका बहुत विश्लेषणात्मक होता है, क्या चीज सही है क्या गलत है, बहुत तरीके से आप जो है वो इस तरीके से फैसले लेते हैं। वहीं राइट ब्रेन के गुण क्या होते हैं, जब राइट ब्रेन एक्टिव होता है तो बिजनेस माइंड होता है। अब देखो मैं अपना काम ऑनलाइन कर ही रही हूँ, है ना, तो ऐसे व्यक्ति का बिजनेस माइंड होता है, इमोशनल होता है। हाँ भाई मैं तो बहुत इमोशनल हूँ, तो बहुत संभव है बहुत सारी ऑडियंस जो इस वीडियो को देखेगी उनका भी अगर लेफ्ट वाला अंगूठा ऊपर आ रहा है तो देखिए आपकी पर्सनालिटी में क्या ये गुण है, क्या बहुत इमोशनल है, क्योंकि बिल्कुल ऐसा होता है कि ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत इमोशनल होगा। इसके बाद एस्ट्रोलॉजी में, इंट्यूशन में, अब आप देखो मेरा तो है ना, ये तो क्लियर इंडिकेशन है मेरे हाथ में कि मेरा ध्यान ही एस्ट्रोलॉजी में है, मेरी इंट्यूशन पावर काफी अच्छी है, तो इस तरह की चीजों में रुचि भी होती है, अर्थात कल्पना शक्ति जो होती है वो अधिक होती है, रचनात्मक होते हैं ऐसे लोग, विचार ऐसे लोगों के यूनिक होंगे, संवेदनशील होते हैं, थोड़े सेंसिटिव जैसे हम बोल सकते हैं, आध्यात्मिक झुकाव भी बहुत अधिक होता है। हाँ ऐसे लोग बहुत स्पिरिचुअल होते हैं, दैट्स ट्रू इन माय केस, राइट। चलो अब आ जाते हैं अंगूठा, मस्तिष्क के 3 भाग। अच्छा अंगूठे तो हमने पढ़ ही लिया था, मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, इसके बारे में हमने कुछ नहीं दे रखा अभी। इंसान के मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, एक तो सेरिब्रम होता है, एक होता है सेरिबेलम, तीसरा होता है मेडुला। चलिए इसमें भी देख लेते हैं। सेरिब्रम क्या करता है, मस्तिष्क का मुख्य भाग होता है, यही हमारी जो सोच है, समझ है, तर्क है, निर्णय है, ये वाले सारे काम जो होते हैं वो इस पार्ट में ही होते हैं। वही सेरिब्लम की बात करें तो इसे लघु मस्तिष्क भी बोलते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन से ध्यान दीजिएगा जो लोग डिग्री कर रहे हैं, लघु मस्तिष्क भी बोलते हैं, और संतुलन और आपके शरीर की गति जो है वो इस पार्ट से देखी जाती है। ये पार्ट सही से काम कर रहा है तो बॉडी बहुत अच्छे से संतुलित रहेगी, शरीर की गति अच्छे से काम करेगी, एक तरीके से हम कह सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मेडुला की बात करें तो सांस, आपकी हृदय की गति जैसी दैनिक जीवन क्रियाएं जो है इस पार्ट से रिलेटेड होती हैं। शिव में से शक्ति निकल जाए तो शिव शव बन जाते हैं, ठीक है, ये भी एक अच्छा यहाँ पे कोटेशन दी हुई है। इसका प्रतीकात्मक अर्थ है शक्ति, यानी कि ऊर्जा के बिना चेतना जो है वो निष्क्रिय है, अगर मेरे अंदर से शक्ति ही निकल जाए तो शव, राइट, तो ऊर्जा निकल जाए तो कुछ नहीं होता, चेतना निष्क्रिय हो जाती है हमारी। दायां और बायां पक्ष दोनों का संतुलन बहुत जरूरी है हमारे ब्रेन में। अब यहाँ पर कुछ क्वालिटीज दी हुई हैं, जैसे राइट ब्रेन जिनका एक्टिव होगा तो वो कला के क्षेत्र में अच्छा काम करेंगे, लोग भावात्मक होंगे, उनकी इंट्यूशन शक्ति अच्छी होगी, आप चेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस ब्रेन जो है वो अच्छे से काम करता है, और वो लोग पास्ट में ज्यादा रहते हैं, पास्ट में ये हुआ था, पास्ट में वो हुआ था, पास्ट में वो हुआ था, इस तरह की चीजें थोड़ा सा उनकी ज्यादा रहती हैं। इसके अलावा भी कुछ गुण हैं शायद यहाँ जी, ठीक है। ऐसे लोग कल्पनाशील होंगे, संवेदनशील, यानी कल्पनाशील मतलब कि कल्पनाएं बहुत करते हैं, क्यों। इसकी बात संवेदनशील है, बहुत सेंसिटिव होते हैं, प्रेम पूर्ण होते हैं, दिल में प्यार बहुत है, सहानुभूति, इम्पैथी, आपका दर्द देखा तो मैं खुद फील कर लूं, इस तरह का मन होता है ऐसे लोगों का। रचनात्मकता, ऐसे लोगों में क्रिएटिविटी बहुत होती है, और अधिक भावात्मक निर्णय लेते हैं, हम लोग इमोशनल होगी ज्यादा निर्णय ले लेते हैं चीजों के। वहीं पर अगर आपका लेफ्ट ब्रेन ज्यादा एक्टिव है, मैं आप ही की बात कर रही हूँ, अगर आपका लेफ्ट ब्रेन ज्यादा एक्टिव है तो आप मैथ्स में बहुत अच्छे हो सकते हो, आप लॉजिकल थिंकिंग में बहुत अच्छे हो सकते हो, आपकी गणना, आपकी कैलकुलेशंस बहुत अच्छी हो सकती हैं, आपका कॉन्शियस मन जो है वो अच्छे से काम करता है, हमारा सब कॉन्शियस ब्रेन अच्छे से काम कर रहा है, जहां पे हमारा राइट ब्रेन एक्टिव है। वहीं लेफ्ट ब्रेन एक्टिव है तो आपका कॉन्शियस माइंड अच्छे से काम करता है। वर्तमान आप लोग प्रेजेंट में जीते हो कि प्रेजेंट में मेरी जिंदगी जो है वो किस तरीके से चलनी चाहिए, प्रेजेंट में ज्यादा रहेंगे, और फ्यूचर आगामी कर्मों के बारे में ज्यादा प्लानिंग करेंगे। बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर निकल कर आया कि जिनके लेफ्ट ब्रेन एक्टिव होते हैं वो लोग फ्यूचर प्लानिंग में ज्यादा रहते हैं, और जहाँ राइट ब्रेन होता है वो यही सोचते रहते हैं मेरे साथ पास्ट में ये हुआ था, वो हुआ था, ये क्यों हुआ था, वो क्यों हुआ था, थोड़ा सा हम पास्ट में ज्यादा रहते हैं। चलिए आगामी कर्मों के ऊपर इनका ध्यान ज्यादा रहेगा। योजना बनाने वाले मतलब अच्छे प्लानर होते हैं, बहुत अच्छे से प्लानिंग करते हैं, भाई फ्यूचर के बारे में जो सोच रहा है ऑब्वियसली बात एक अच्छा प्लानर होगा। महत्वाकांक्षी होते हैं, एम्बिशियस होते हैं, धन कमाने की क्षमता बड़ी अच्छी होती है, व्यवहारिक, बहुत प्रैक्टिकल सोच होती है, जैसे हम कहेंगे निर्णय तर्क से लेना उन्हें समझ में आता है कि भाई लॉजिकली ये बात करेक्ट है तो मैं उसके हिसाब से निर्णय लूंगा।
लक्ष्य उन्मुख सोच होती है, यानी कि अपनी लक्ष्य की तरफ, अपने एम की तरफ आगे बढ़ने वाली सोच होती है। रजोगुणी होते हैं। अब ये रजोगुणी, तमोगुणी, सतोगुणी क्या होता है, ये भी हम धीरे धीरे अपनी इन्हीं वीडियोस में सीखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा। आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो।